गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार शुक्ला परीक्षा दृष्टि के इस ऑनलाइन एजुकेटर प्लेटफॉर्म पे खास करके आज इतिहास की चीजों को आगे लेकर के चलूंगा। इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी हैं, ये उत्तराधिकारी इतने महत्वाकांक्षी न रहे कि सल्तनत को बचा सके। परिणाम स्वरूप इन्हीं के वजीरों ने इनकी हत्या करके सल्तनत पर अधिकार कर लिया। जैसा कि पिछली क्लास में बेटा आपने देखा, पिछली क्लास में आपने देखा निजामुद्दीन निजामुद्दीन खुसरो शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया। निजामुद्दीन खुसरो शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया ग्यासुद्दीन तुगलक को। ग्यासुद्दीन तुगलक को। यही ग्यासुद्दीन तुगलक अच्छा मौका देख करके इसी वजीर ने, आप देख रहे हैं कि 1320 में इनकी हत्या करता है और यहां से तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तुगलक डायनेस्टी तो आप देख रहे हैं तुगलक डायनेस्टी, यहां से तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि तुगलक कोई जात कैटेगरी या कोई वंश नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि तुगलक कोई डायनेस्टी नहीं है। खिलजी एक वंश था, लोदी एक वंश था, लेकिन तुगलक कोई डायनेस्टी नहीं है। बेटा इतिहासकारों ने इनकी वंशावलियों में अगर देखा जाए तो 5 वंशों का शासन था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लेकिन अगर इसके बीच में खिलजी वंश के बाद तुगलक की हम बात करें तो तुगलक कोई वंशावली नहीं थी, कोई जाति नहीं था। ये तुगलक जो है, ये जो आप शब्द देखते हैं तुगलक, ये जो बेटा आप शब्द देखते हैं तुगलक, तुगलक एक नाम विशेष है। ये बेटा एक नाम विशेष है खास करके, और ये किसी जाति या वर्ग विशेष को इंडिकेट नहीं करता। पहली चीज, इतिहासकारों ने इनको सही से पढ़ने के लिए और सीरियल से लगाया, क्रमवार तरीके से लगाया और इन्हें नाम दे दिया तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। लेकिन ये कोई जाति वर्ग विशेष नहीं है। कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक कैरोना तुर्क था। क्या था? कैरोना तुर्क था। यह कैरोना तुर्क था। इसी को ही इतिहास में गाजी मलिक कहा गया। कहा जाता है कि इनके पिता तुर्क और माता हिंदू थी। ध्यान दीजिएगा कंटेंट को। गाजी मलिक का अगर पिता की बात किया जाए तो ये तुर्क थे और इनकी मां हिंदू थी। और यही गाजी मलिक 1320 में दिल्ली के तख्त पर बैठता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। चीजों को बिल्कुल क्रम से देखिए और सिस्टमैटिक तरीकों से समझने का प्रयास करिए। बिल्कुल भागना नहीं है। आपको अगर मैं बात करूं तो सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक को
अगर कहा जाए ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी देखा गया कि पश्चिम उत्तर, कौन सा क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, जितने भी मंगोली आक्रमणकारी आए पश्चिम उत्तर की ओर से आए। अलाउद्दीन खिलजी ने भी गाजी मलिक को हमेशा पश्चिम उत्तर प्रांत पर ही नियुक्त किया मंगोलों का सामना करने के लिए। इसकी नियुक्ति भैया हमेशा इधर ही रही। ये गाजी मलिक 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, अपने ही सुल्तान की हत्या करके। चलिए हम इसी में अब बेटा आगे बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक अपने साम्राज्य को अलाउद्दीन खिलजी की तरह बढ़ाता नहीं है, बल्कि जो साम्राज्य इसका जितना है उसी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। यह अपनी सल्तनत के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विकास की ओर फोकस करता है, ध्यान देता है। यह अपनी सल्तनत को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक जब 1320 में सिंहासन पर बैठा तो इसने, आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास एक नगर बसाया था, और यह नगर है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किसने बसाया था? सुल्तान ने बसाया था। आगे आप पढ़ोगे कि इसी तुगलकाबाद के अफगानपुर में लकड़ी का महल अयाज खां ने बनाया, इसी के पुत्र के कहने पर। आगे हम इस कंटेंट को पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक जब ये वजीर था और सुल्तान उस समय खुसरो शाह था, तो खुसरो शाह से निजामुद्दीन औलिया, हु इज दिस? ये क्या थे? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बेटा 5 लाख टंका उधार लिया था। किससे? खुसरो शाह से। वजीर कौन था? ग्यासुद्दीन था। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 5 लाख टंका सुल्तान खुसरो शाह से निजामुद्दीन औलिया ने उधार लिया था। वजीर ग्यासुद्दीन तुगलक था। लेकिन इतिहास ने करवट पलटा। तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या करके, कहा जाता है कि जब सिंहासन हथिया लिया तो इसने निजामुद्दीन औलिया से इस पैसे की मांग की थी कि भैया पैसा जो ले गए थे राजकोष से, उस पैसे को दो। निजामुद्दीन औलिया सीधा उस पैसे को देने से मुकर गया कि मैंने तो खुसरो शाह सुल्तान से लिया था, आपको क्यों दूं। ऐसी स्थितियों में ग्यासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया में अनबन हुई, इनके मध्य विवाद हुआ। आप देखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया
और इनके मध्य दरबार में बहस हुई। निजामुद्दीन औलिया और इनके मध्य काफी विरोध था। खैर, आइए हम कुछ चीजों पर आगे चलते हैं। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। तुगलक कहा जाता है, इसका एक पुत्र था। इतिहास में उसे ही जौना खां कहा गया। इतिहास में उसे क्या कहा गया? जौना खां गया। कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक इसे दुनिया का खां कहता था। क्या कहता था? दुनिया का खां। और एक यह प्रमाण मिला है राजमुंदरी में। यह प्रमाण मिला है राजमुंदरी में। ठीक है, रचना राजमुंदरी में। जौना खां दुनिया का खां से संबोधित करता था। जौना खां को इसका पिता गियासुद्दीन तुगलक, ऐसा प्रमाण राजमुंदरी में मिलता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये चीजें एग्जाम में आई हुई हैं। कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक अपनी सल्तनत को विस्तार करने की बजाय सल्तनत के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देता है। सुल्तान सिंहासन पर बैठते ही कई प्रकार के ऋणों को माफ कर दिया। कई प्रकार के ऋणों को माफ कर दिया। टैक्सेस माफ कर दिया। सुल्तान ने ध्यान दीजिएगा, सुल्तान ने भू राजस्व का 1/2 से कम कर 1/3 कर दिया। सुल्तान ने भू राजस्व जो है, लैंड रेवेन्यू, हाफ से कम करके क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। कहा जाता है कि सुल्तान सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहर शब्द की बात आई, कैनाल शब्द की चर्चा हुई, तो याद रखना है कि गियासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले सल्तनत में नहर बनवाई। मतलब कृषि को उन्नतशील बनाने के लिए, नहरों का निर्माण करता है। इसने अनेक सराय, कूप, तालाब आदि का निर्माण किया तथा पुरानों सरायों का जीर्णोद्धार किया। कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र जौना खां से बड़ा संदेह करता था, लेकिन यह जौना खां निजामुद्दीन औलिया से इसकी नजदीकी बढ़ती है। जौना खां की नजदीकी बढ़ती है ख्वाजा साहब। ख्वाजा का नाम निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा साहब से जब बेटा नजदीकी बढ़ती है तो सुल्तान ने इस पर अपनी नाराजगी शहजादे से किया कि इसके साथ ज्यादा उठने बैठने की जरूरत नहीं है।
5 लाख टका लेकर के, टंका लेकर के ये वापस नहीं कर रहा है। और कहा जाता है कि इसी बात को लेकर के इनके दोनों में, सुल्तान और निजामुद्दीन औलिया में बहस थी। जौना खां से इसकी नजदीकियां बढ़ती हैं। कहा जाता है कि पिता जब हट गया तो पुत्र घूम करके ख्वाजा साहब के पास पहुंच जाता है दरबार करने। पिता इससे रुष्ट था कि यह उचित नहीं है। कहा जाता है कि सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में ही पश्चिमी बंगाल में विद्रोह हुआ। पश्चिमी बंगाल में बेटा क्या होता है? विद्रोह। विद्रोह कौन करता है? बोगरा खां। बोगरा खां विद्रोह करता है। ध्यान दीजिएगा, बोगरा खां कौन था? बोगरा खां कौन था? याद आया? बलबन का पुत्र। बलबन का पुत्र कौन है? बोगरा खां। बोगरा खां जब पश्चिमी बंगाल में विद्रोह करता है, ऐसी स्थिति में सुल्तान ने विद्रोह का दमन करने के लिए कहां जाएगा? पश्चिमी बंगाल जाएगा। कहा जाता है कि लाव लश्कर लेकर के, सेना लेकर के जब ग्यासुद्दीन तुगलक जाता है पश्चिमी बंगाल, और यह जब पश्चिमी बंगाल जाता है विद्रोह का दमन करने के लिए, उसी समय इसी के लोगों ने बताया कि ख्वाजा के साथ दरबार जौना खां की कुछ ज्यादा बढ़ गई है। जौना खां आजकल वही ख्वाजा के पास जाता है और वहीं सो रहा है, वहीं खा रहा है। सुल्तान को यह बात कुछ नागवार लगी, उचित न लगी, और कहा जाता है कि सुल्तान ने एक दूत भेजा था। सुल्तान ने बेटा क्या भेजा था? एक दूत भेजा था। किसके पास? निजामुद्दीन औलिया के पास। ध्यान दीजिएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक बोगरा खां के विद्रोह का दमन करता है और इसकी हत्या करता है। और जब वापस होने लगा दिल्ली की ओर, जब दिल्ली की ओर, सल्तनत की ओर वापस होने लगा, तो सुल्तान ने एक दूत भेजा निजामुद्दीन औलिया के पास, और एक बात कहलवाई थी। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दो। हमने आपको बताया कि सुल्तान और निजामुद्दीन औलिया के मध्य बड़ा ही अनबन था। कुछ लोगों ने बताया कि सुल्तान जब से आप इधर आए हैं, जौना खां इसी के दरबार में व्यस्त रहता है। कहा जाता है कि यह चीज ग्यासुद्दीन तुगलक सुल्तान को बड़ी ही अजीब लगी और यह बड़ा क्रोधित हुआ। सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक ने बेटा एक एम्बेसडर, एक दूत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा के पास भेजता है और कहता है हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर दो, दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली खाली कर दो, खाली कर दो। ठीक है, खाली कर दो, दिल्ली खाली कर दो, दिल्ली को छोड़ के चले जाओ। ठीक है, चले। कहा जाता है कि ऐसी बात को जब उसके दूत ने, सुल्तान के दूत ने ख्वाजा साहब से कहा, तो निजामुद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने भी दबी आवाज में एक बात कही थी, दिल्ली अभी दूर है। तो ध्यान दीजिएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था बेटा दिल्ली अभी दूर है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। किस ख्वाजा ने सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक ने किन ख्वाजा को दिल्ली खाली करने का फरमान जारी किया था?
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के लिए किया था। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा बेटा दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान ने कहा था अपनी दूत से ख्वाजा साहब के लिए कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर दो। चीजें समझ में आई? अब आगे देखिए। कहा जाता है कि पश्चिमी बंगाल बुगरा खां का दमन करके सुल्तान ग्यासुद्दीन दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली की ओर चल पड़ा। ठीक है, ओके। और यहां दिल्ली में राजधानी से दूर जैसा कि मैंने एक बात बताई, तुगलकाबाद। क्या था? तुगलकाबाद एक जगह थी जिसको सुल्तान ने ही बसाया था। तो मैं बता दूं आपको कि तुगलकाबाद में एक जगह है अफगानपुर। कौन सी जगह है? अफगानपुर। तुगलकाबाद में अफगानपुर दिस इज अ टाउन है ना। तुगलकाबाद किसने बसाया था? सुल्तान ने ही तो बसाया था इसको। सुल्तान ने बसाया था। मैंने आगे शायद बताया भी आपको। तो तुगलकाबाद के अफगानपुर में कहा जाता है शहजादा जौना खां एक लकड़ी का महल बनवाता है। एक लकड़ी का महल, फोर्ट ऑफ द वुड। एक लकड़ी का महल बनवाता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस लकड़ी के महल का वास्तुकार कौन था? इस लकड़ी के महल का वास्तुकार बेटा याद रखिएगा अयाज खान जी थे। कौन थे? अयाज खान जी थे। चीजों पर ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि जब पश्चिमी बंगाल में बुगरा खां का दमन करता हुआ सुल्तान दिल्ली की ओर कूच किया, दिल्ली की ओर वापस आ रहा है बेटा, और इधर इसका शहजादा जौना खां, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली राजधानी से दूर ही तुगलकाबाद में, कहां? तुगलकाबाद में अफगानपुर गांव में एक शहजादे ने अफगानपुर गांव में एक लकड़ी का फोर्ट बनवाया बेटा। क्या बनवाया? किला बनवाया, महल बनवाया। और इस महल को वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट कौन था? डिजाइन किसने किया था? याद रखिएगा अयाज खां। ये लकड़ी के महल की खूबी क्या थी कि ये एक पिलर पर पूरा महल टिका हुआ था। कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चीजों पर ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि जौना खां अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाता है और अपने पिता जो वापस आ रहे हैं तो दिल्ली से आगे बढ़ करके ही इस महल के पास ही जौना खां तमाम दासियों को लेकर के फूल माला लेकर के खड़ा हुआ है, अपने सुल्तान और पिता के स्वागत सत्कार में, अपने सुल्तान और पिता के स्वागत सत्कार में खड़ा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, अपने पिता और सुल्तान के स्वागत सत्कार में खड़ा हुआ है। और कहा जाता है
कि पिता जैसे ही वहां पहुंचता है, सुल्तान बढ़ करके पिता को, है ना, आशीर्वाद लेता है और गले लगाता है और उनका स्वागत सत्कार करता है। और उसने अनुनय विनय किया कि पिताजी, आप लोग अपने अमीर सामंतों के साथ, आप लोग अपने अमीर सामंतों के साथ इस लकड़ी के महल में ही रुकिए, यहां विश्राम करिए। आप लोग बड़े थक गए होंगे, बड़ी दूर की रास्ता विजिट करके आए हैं, यहां पर विश्राम करिए। सुबह यहां से दिल्ली के लिए रवानगी होगी। यहां खाने पीने की व्यवस्था है, यहां महल में रंगशाला है, सब नर्तकियां और सब डांस होगा, प्रोग्राम होगा, नाच गाना होगा, सब लुफ्त उठावें, आनंद लें और सुबह जो है सुकून से दिल्ली की ओर चलेंगे। सुल्तान भी बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा इतना संस्कारी, मुझे पता ही नहीं था। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहा जाता है सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक, सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक बेटा बड़ा खुश हुआ और रात्रि अफगानपुर लकड़ी के महल में अपने लोगों के साथ बेटा विश्राम करता है। कहा जाता है कि 1325 की घटना है ये। यह लकड़ी का महल रात्रि के, कहा जाता है सुबह की प्रथम पहर शब्द मिलता है, ध्यान दीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं या सुबह के प्रथम पहर में यह लकड़ी का महल बेटा गिर जाता है। सुल्तान अपने अमीर सामंतों के साथ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुल्तान अपने अमीर सामंतों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई। टाइमिंग 1325। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा, बदायूनी साफ कहता है कि यह एक संयोग मात्र था। जियाउद्दीन बर्नी रचना तारीखे फिरोजशाही में कहता है यह संयोग मात्र नहीं था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का यह कहना कि दिल्ली अभी दूर है और उधर जौना खां का ख्वाजा से नजदीकियां और ये नजदीकियां सुल्तान को गलत लगना, जौना खां को बार बार समझाना, इन इतिहासकारों ने साफ बताया कि यह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और जौना खां की मिली भगत थी, मिली जुली साजिश थी जिसमें सुल्तान की हत्या कर दी गई। आप देखेंगे कि सुल्तान ग्यासुद्दीन के मृत्युपरांत यही जौना खां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है 1325 में और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को सल्तनत में एक ऊंचा पद प्रदान करता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने
इसी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को दरबार में एक ऊंचा पद प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खास करके जौना खां, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 टू 1351 AD। ओके, आपको याद रखना है तुगलकों का शासन, तुगलकों का शासन सर्वाधिक चला, सर्वाधिक चला। अगर आपसे पूछा जाए कि किस डायनेस्टी ने सबसे अधिक लंबी समय तक शासन किया, तो याद रखना है 94 ईयर्स। ठीक है, 94 वर्ष तक इनका शासन चला। जबकि सबसे कम समय तक, याद रखना है, सबसे कम समय तक शासन खिलजियों का चला। खिलजियों का शासन, खिलजियों का शासन कितना? मात्र 30 वर्ष, मात्र 30 वर्ष। याद रखना है, मात्र 30 वर्ष। तुगलक डायनेस्टी का जो शासन है बेटा 94 ईयर्स चला, जबकि खिलजियों का मात्र 30 वर्ष। तो सबसे अधिक समय तक शासन किसका चला? तुगलकों का चला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सुल्तान की गद्दी पर बैठ रहा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां। टाइमिंग है 1325। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि राज मुंदरी, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं एडवर्ड, उसके मैं बात करूंगा बर्नी, राजमुंदरी के अंतर्गत इसे कहा गया दुनिया का खां। क्या कहा गया? दुनिया का खां कहा गया। एडवर्ड ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। धनवानों का राजकुमार कहा है बेटा। क्या कहा है? धनवानों का राजकुमार कहा है। अगर मैं बर्नी की बात करूं तो बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में, जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी रचना तारीख ए फिरोजशाही में कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक या सुल्तान बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्ख तथा अत्यंत विवादित सुल्तान था। अत्यंत विवादित सुल्तान था। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये कोटेशन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। राजमुंदरी में साफ इसे दुनिया का खान कहा गया। एडवर्ड जो है इसे धनवानों का राजकुमार कहता है। द प्रिंसेस ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, धनवानों का राजकुमार कहता है। ठीक है, अगर मैं बेटा बात बर्नी की करूं तो बर्नी ने अपनी रचना तारीख ए फिरोजशाही में साफ कहता है कि जो सुल्तान है यह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मूर्ख कहता है। फिर अत्यंत विवादित सुल्तान की श्रेणियों में इसको रखता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था तो वो भैया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था तो वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था।
ध्यान दीजिएगा, अगर मुगल सल्तनत की तरफ नजर दौड़ाया जाए तो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर का शासन अपने आप में बहुत यूनिक था, बहुत ही अच्छा था। इसे मूर्ख बादशाह, मूर्ख सुल्तान कहा गया, मूर्ख सुल्तान कहा गया। शायद इसके लिए इसकी पॉलिसी और इसकी नीतियां रिस्पॉन्सिबल थी, इसके लिए इसकी नीतियां जिम्मेदार थी, जो इसे मूर्ख बादशाह कहा गया। ठीक है, मूर्ख सुल्तान कहा गया, तो बर्नी कहता है यह बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्ख अत्यंत विवादित सुल्तान था। आगे ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय बेटा सर्वाधिक विद्रोह हुए। ध्यान दीजिएगा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके समय कहा जाता है कि रियासत दक्षिण तक फैली हुई थी, इसकी रियासतें साउथ इंडिया तक फैली हुई थी। और ध्यान रखिएगा, इसका कुल 23 प्रांत थे। इसके कितने प्रांत थे? कुल 23 प्रांत थे, कुल प्रांत 23। अगर मैं बात करूं इसके विद्रोह, तो इसके समय में कुल 37 विद्रोह हुए। और सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में बात करूं तो 27 विद्रोह हुआ। मंगोल तरिमासिरोन जैसे मंगोली आक्रमणकारी मंगोल तरिमासिरोन जैसे मंगोली आक्रमणकारियों ने इसी के समय दिल्ली पर हमला किया था। सर्वाधिक विद्रोह, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक विद्रोह तो कितने? सर्वाधिक विद्रोह मतलब सबसे समय ज्यादा विद्रोह यहां हो रहे हैं। इसके समय में 37 विद्रोह हुए और दक्षिण भारत में अकेले 27 विद्रोह हुआ। इसके कुल कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। इसके कुल 23 प्रांत, 37 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए, 27 विद्रोह आप देख रहे हैं यहां हुआ। मंगोल आक्रमणकारी तरिमासिरोन जो है, ऐसे मंगोली आक्रमणकारी जो दिल्ली पर हमला किए थे, तो इसी के समय किया गया था। आगे देखिए, कहा जाता है सुल्तान का प्रशासन, हम क्या बात करें? सुल्तान का प्रशासन। तो आपको मैं बता दूं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, हालांकि अपनी योजनाओं के असफलता के कारण कुछ ज्यादा जाना गया, अपने डेवलपमेंट या आक्रमण या विजय अभियानों के लिए नहीं जाना गया। मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपसे बताया कि इसके कुल 23 प्रांत थे, 23 प्रांत थे। तो याद रखिएगा, 100 गांवों को मिला करके 100 गांवों को मिला करके एक 100 गांवों को मिला करके एक अमीर ए सादा होता था। अमीर ए सादा, 100 गांवों को मिला करके एक अमीर ए सादा होता था। ठीक है,
100 गांवों को मिलाकर के एक अमीर ए सादा होता था। यह अमीर सादा जो है गांव पर रख रखाव, उनके नियंत्रण, उनसे रेवेन्यू वसूल करके समय समय पर राजधानी टैक्स पहुंचाया करते थे। ठीक है, कहा जाता है कि 100 गांवों को मिलाकर के एक अमीर सादा थे। और सुन लीजिए, सर्वाधिक विद्रोह इन अमीर सादाओं ने ही किया, द्वारा ही किया गया। सर्वाधिक विद्रोह बेटा इन अमीर सादाओं के द्वारा ही किया गया। ठीक है, आगे आइए, हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि यह अपनी योजनाओं के कारण ही जाना गया और योजनाओं की असफलता के कारण जाना गया। ठीक है, तो इन योजनाओं को पढ़ने से पहले नोट करके एक बात तो लिख लीजिए। अफ्रीका के मोरक्को से, नोट कर लीजिएगा, अफ्रीका के मोरक्को से एक ट्रैवलर, एक यात्री आया था और इसी यात्री का नाम है इब्ने बतूता। क्या नाम है बेटा? इब्ने बतूता। ठीक है, कौन आया था? इब्ने बतूता। अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो सन 1333 एडी। ठीक है, अफ्रीका के मोरक्को से एक यात्री आया इब्ने बतूता और इसने बेटा एक पुस्तक भी लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। तो ये बात जरूर नोट करिए। इसके बाद हम लोग योजनाओं की ओर अब चल रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण प्लानिंग और योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। आप इन चीजों को भी जरूर अपडेट करते रहिए। अफ्रीका के मोरक्को जैसे देश से एक ट्रैवलर आया, एक यात्री आया, नाम मिलता है बेटा इतिहास में इब्ने बतूता। इसने एक पुस्तक लिखी रेहला। ठीक है, याद रखिएगा, इस इब्ने बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। प्रधान काजी नियुक्त किया था। समझ में आया? तो प्रधान काजी नियुक्त किया था। इस इब्ने बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। जैसे मैं आपसे बात बताऊं, इब्ने बतूता दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ। दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ। 1342 एडी में सुल्तान ने इसको इब्ने बतूता को 1342 में सुल्तान ने इब्ने बतूता को, याद रखिएगा, अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। यह भी पूछा गया प्रश्न है।
सो मोस्ट इंपॉर्टेंस अंडरलाइन कर लीजिए। 1342 में सुल्तान ने, मैं नाम ही लिख दे रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज मत रहो भैया, है ना, इसको लिख लो। आप कंफ्यूज आप लोग कुछ ज्यादा ही रहते हैं, इसको आप प्लीज लिख लीजिए। सुल्तान ने इब्ने बतूता, बिल्कुल कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है ना। मैं भूपेंद्र कुमार शुक्ला आपको बिल्कुल प्रयास करूंगा कि चीजें बिल्कुल बेसिक हो और उनका एक अपना स्टैंडर्ड हो, जिससे कि आप आने वाले परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर लीजिए, खास करके हिस्ट्री के कंटेंट से। ठीक है, तो चलिए, आपने देखा कि 1342 में सुल्तान ने इब्ने बतूता को चीन भेजा था, एक अपना दूत बना करके। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं कि ये जो काजी शब्द आया है, तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, खास करके आपको मैं क्लियर कर दूं, न्याय प्रणाली। ठीक है, न्याय प्रणाली। कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली में न्याय की सर्वोच्च इकाई सद्र ए जहां काजी उल कुजत हुआ करते थे। ये सुल्तान के पास दरबार में रहते थे और इनकी मदद करने के लिए ढेर सारे बेटा काजी होते थे, काजी साहब होते थे, और काजियों के नीचे मौलवी के नीचे मुफ्ती और मुफ्तियों के नीचे मुन्नी हुआ करते थे। तो कहने का मतलब है कि यह इनका एक न्याय प्रणाली था। कहा जाता है कि सुल्तान इनकी बातों के अंतर्गत ही, न्याय देने से पहले इनका विशेष महत्व था, इनकी बातों को सुनकर के ही न्याय दिया जाता था। सुल्तान इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन हां, इनकी बातों को नजरअंदाज भी नहीं किया जाता था। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं खास करके इनका न्यायिक सिस्टम। ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं इनकी योजनाएं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं खास करके सुल्तान की योजनाएं। सुल्तान की महत्वपूर्ण योजनाएं। ठीक है, महत्वपूर्ण योजना। आइए, तो सबसे पहला आपको मैं अगर बात बताऊं तो पहला है राजधानी परिवर्तन। कहा जाता है 1327 AD। ठीक है, टाइमिंग है 1327 AD। दूसरा है सांकेतिक, दूसरा है बेटा सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। यह भी याद रखना है 1327 की ही घटना है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा है खुरासान अभियान। ये घटना है सन 1332 से 34 AD की। ठीक है, अच्छा, चौथा है दोआब में टैक्स वृद्धि। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि। ये भी 1335 AD के अप्रॉक्स की घटना है।
और पांचवा हो जाएगा, और आपका बेटा पांचवा हो जाएगा खास करके कृषि विभाग का निर्माण। पांचवा है कृषि विभाग का निर्माण। ठीक है, तो ये सब इसकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक खास करके अपनी योजनाओं के लिए जाना गया, और योजनाओं के सफल होने के लिए नहीं, योजनाओं की असफलता के लिए जाना गया। देखिए, जैसे इसका राजधानी परिवर्तन 1327 की घटना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अटैक, द्वाब में इंक्रीज कर रहा है टैक्स, और एक कृषि विभाग का निर्माण, खेती करने का शौक सवार हुआ। ठीक है, तो देखिए भैया, चीजें बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल कंटेंट जो हैं अलग अलग तरीके से स्पष्ट होने चाहिए आपको। मैंने एक एक हेडिंग को अलग लिखा है, और एक एक हेडिंग को ही लेकर के मैं आगे चलना चाहूंगा। जैसा कि पहला है बेटा राजधानी परिवर्तन। पहला क्या है? राजधानी परिवर्तन। ठीक है, कहा जाता है कि सुल्तान ने 1327 एडी में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करता है। राजधानी परिवर्तित बेटा करता है। 1327 में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित होती है। तो थोड़ा इस बार मैप में इसको देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि चीजें बिल्कुल यूनिक तरीके से स्पष्ट हो। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये कहीं दिल्ली है, ये दिल्ली है, तो बेटा ये है दौलताबाद। क्या है? दौलताबाद, वर्तमान महाराष्ट्र। बदायूनी ने, इतिहासकार बदायूनी ने इस बात को लिखा हुआ है कि दिल्ली उत्तर भारत के एक छोर पर थी और उसकी रियासतें दक्षिण तक फैली हुई थी। तो ये कहीं बीच में रह करके शासन करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके समय में लगभग 37 विद्रोह हुए और साउथ इंडिया में लगभग 27 विद्रोह हुए। इसके समय में बेटा 37 विद्रोह हुए, और सबसे अधिक जो विद्रोह हुआ है, आप देख रहे हैं, सबसे अधिक जो विद्रोह हो रहा है वो हो रहा है साउथ इंडिया में। 37 विद्रोह इसके हुए, और 27 विद्रोह जब दक्षिण भारत में होता है, और दक्षिण भारत में ही इसको यह लगता है कि वहां अगर मैं जाकर के बस गया तो उत्तर भारत भी प्रभावित हो सकता है। तो इसने प्लान किया, तो इसने रणनीति बनाई। इसके अपने लोगों ने भी इसको सजेस्ट किया कि क्यों न तुम कहीं ऐसे बीच में अपनी राजधानी बनाओ जिससे कि आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों तरफ फोकस कर सको। बर्नी ने इस बात को प्रमाणित किया है कि सुल्तान ने शासन प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए भारत के मध्य में कहीं अपनी राजधानी बनाने का प्लान करता है, और इसको सबसे अच्छा समझ में आता है दौलताबाद में राजधानी बनाया, जिससे कि यह उत्तर भारत पर भी नजर रख सके और दक्षिण भारत पर भी नजर रख सके। हालांकि किया तो इसने बड़ा अच्छा था, लेकिन यह राजधानी जब परिवर्तित किया तो अपने अमीर सामंतों और खुद ही जाकर के ये अपनी व्यवस्था को वहां बना सकता था। इससे सिर्फ एक गलती हुई कि यह अपनी प्रजा को भी, अपनी दिल्ली के आवाम को भी लेकर के दौलताबाद जाने का प्लान किया। बदायूनी लिखता है कि रातों रात फरमान जारी हुआ, अर्ली मॉर्निंग, सुबह में जनता को दौलताबाद ले जाया गया। जिन लोगों ने घरों को खाली नहीं किया उनको इनके सूबेदार सिपाहियों ने हंटर मार करके घर से बाहर निकलवाए। रातों रात
किसी के घर पे फरमान लगा दो कि भैया मोदी जी कहे हैं कि अब सबको गुजरात शिफ्ट होना है, अपना अपना घर खाली कर दो। अरे जो बुजुर्ग जो लंबे समय से पुश्तैनी घर में पड़ा हुआ है, कितना कंफर्ट महसूस कर रहा है, उसको रात को 12 बजे से कह दीजिए, आज रात 12 बजे के बाद, है ना, कांड हो जाएगा। अब जनता किसी भी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो रही है लाल, कि अचानक सुल्तान ने कहा कि दिल्ली खाली करो, दौलताबाद चलो। जनता चल तो दी। बदायूनी ने इस बात को लिखा भी है कि सुल्तान ने बीचों बीच राजधानी बनाई जिससे कि उत्तर और दक्षिण भारत पर कंट्रोलिंग कर सके। जियाउद्दीन बर्नी इसी बात को कहता है तारीख फिरोजशाही में कि सुल्तान के इस फरमान से तमाम बच्चे और महिलाएं रास्तों में मर गए और वृद्धों के अस्थि पंजर ही दौलताबाद पहुंच पाए। भाई तुम तो ठहर सुल्तान, बग्घी तैयार, घोड़े हाथी तैयार, अमीर सामंतों के पास घोड़े हाथी तैयार, सब चढ़े और चल दिए। अरे आज के समय देखा जाए तो कितने लोगों के पास 4 व्हीलर या फिर ट्रकें हैं। अचानक घर खाली करने की बात किया जाए, राजधानी राज्य बदलने की बात किया जाए तो रातों रात सब अपने अपने ट्रक पर सामान रख के चल देंगे? नहीं भैया, बड़े कम ही लोग हैं जिनको सुविधाएं मिलेंगी और सब लोग बच्चों को, बीबियों को कंधे पर बैठा के, हाँ भैया बीबी भी चल नहीं पाएगी ना, समझ सकते हैं आप। सबको अपने अपने कंधों पर सामान सिर पर लेकर के सब पैदल चल दिए। 21 सेंचुरी में भी चीजें ऐसी हो जाएंगी। उस समय भी इतना विकासशील नहीं था देश, उस समय भी घोड़े सबके पास नहीं थे, सुविधाएं सबके पास नहीं थी, लोग पैदल दौलताबाद की ओर रुख करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी तारीखे फिरोजशाही में लाल इस बात को लिखता है, साफ लिखता है कि बच्चे महिलाएं बहुत से रास्ते में मर गईं और वृद्धों के अस्थि कंकाल ही वहां पहुंच पाए, पहुंच पहुंच के बेचारे निपट गए वहां। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इसी बात को रेहला लिखता है, इब्ने बतूता की द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला। रेहला में साफ लिखा है, इब्ने बतूता ने इस बात का जिक्र किया है कि राजधानी परिवर्तित करने के पीछे सुल्तान की सिर्फ मनसा थी, दिल्ली के निवासियों को दंड देना। अब बताओ कोई अपने आवाम को दंड काहे देगा? लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सुल्तान अपनी जनता से बड़ी नाखुश थी। तो चलिए हम उसकी भी बात करते हैं। खैर आइए देखिए, इब्ने बतूता रेहला में लिखता है, सुल्तान दिल्ली के निवासियों को पनिश करने के लिए, निवासियों को लाल दंड देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, दंड देने के लिए दिल्ली के निवासियों को दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तन का आदेश देता है। रातों रात आदेश देता है, ठीक है, आदेश देता है। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन का आदेश देता है। अब भैया दंड काहे देना चाह रहा है? कहा जाता है कि सुल्तान ने सूचना पट्टिका लगाया था कि किसी भी आवाम को अगर कोई समस्या हो तो, है ना, सूचना पट्टिका में अपना पत्र डाल सकता है। सुल्तान को गालियों भरा पत्र मिला करता था। सुल्तान की नीतियों और इसकी पॉलिसियों से आवाम बड़ी नाखुश थी। दरबार लगने पर पत्र पढ़ना शुरू किया जाता था। सुल्तान कहता था, भैया पढ़ो, क्या समस्या है मेरे आवाम को। और पत्र में बड़े सम्मान के साथ कि दिल्ली सल्तनत सुल्तान हिंद मोहम्मद बिन तुगलक वंशीय शिरोमणि, आपकी शानो शौकत में बरकत हो, लेकिन तुम्हारी नीतियां किसी भी तरीके से श्रेष्ठतम नहीं है, एक्सलेंट नहीं है, अच्छी नहीं है। फिर वही तुम्हारी, है ना, फिर आप समझ सकते हैं।
इतनी गंदी भद्दी गालियों भरे पत्र रहते थे कि ये खुद कहता था कि रख दो दूसरा वाला पढ़ो। और हां, लास्ट में आवाम लिखती भी थी, आपकी शुभ चिंतक, आपकी आवाम, आपकी प्रजा XYZ, पकड़ के दिखाओ। तो कहने का मतलब सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक का यह पुत्र जौना खां, यह मोहम्मद बिन तुगलक अपनी आवाम को पनिश करने के लिए भी राजधानी परिवर्तित करने का प्लान किया था। जैसा कि रेहला में इब्ने बतूता ने लिखा है। अब इब्ने बतूता तो इसके यहां खुद ही काजी था, तो वो जो बातें अपने अनुभव शेयर किया किताब में, तो कहीं ना कहीं उसकी भी बातों और एविडेंस और उसके कंटेंट को भी नकारा नहीं जा सकता। खैर, आप देख रहे हैं कि सुल्तान दिल्ली के निवासियों को दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तित करने का आदेश देता है। रातों रात राजधानी परिवर्तित किया गया। कहा जाता है कि सुल्तान खुद भी दिल्ली से अपनी आवाम के साथ आकर के दौलताबाद पहुंचता है। दौलताबाद पहुंचता है, जनता भी दौलताबाद आती है, लेकिन जनता और इसके आमिर सामंत दिल्ली को बेटा भूल नहीं पाते हैं और धीरे धीरे चोरी छुपे सब धीरे धीरे निकल करके दिल्ली पहुंचने लगे। अंत में सुल्तान को भी यह आभास होता है, यह घटना याद रखिएगा 1327 की घटना है। सुल्तान को यह आभास होता है कि हो ना हो, है ना, घटना हो गई है। याद रखिएगा वर्तमान महाराष्ट्र जो है वो दौलताबाद है। तो दिल्ली से सुल्तान आ तो गया, लेकिन यह अपने आमिर सामंतों के साथ ज्यादा समय न टिक सका, क्योंकि आमिर सामंत भी अपनी पुश्तैनी, अपने उस दिल्ली जैसे घर को, दिल्ली के आवास को छोड़ करके यहां आए थे। सब चोरी छुपे धीरे धीरे का अमीर सामंत भैया न दिखे, कहां हैं भैया, वो गए हैं अपने मौसी के यहां, और पता चला कि पहुंच गए हैं दिल्ली अपने घर। सब चोरी छुपे जब दिल्ली पहुंचने लगे तो कहीं ना कहीं सुल्तान को यह आभास हो गया कि शायद हमने यह योजना काफी अच्छी न थी, और यह योजना जो मैंने बना लिया कहीं ना कहीं यह उचित नहीं है। सुल्तान खुद भी कुछ समय उपरांत दौलताबाद से वापस दिल्ली आ गया और इसकी योजना भैया का रही, असफल रही। आखिर जो जियाउद्दीन बर्नी तारीखे फिरोजशाही में लिखता है कि सुल्तान बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्ख, अत्यंत विवादित सुल्तान था, तो कहीं ना कहीं इसकी जो योजनाएं हैं भैया वो वाकई इसको आप देख रहे हैं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी राजधानी परिवर्तन असफल रहा। उसके बाद बेटा आप देख सकते हो दूसरी योजना, मैंने आपसे बताया कि दूसरी योजना आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का बेटा प्रचलन, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ओके, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आप इसमें देख सकते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अगर मैं डेट की बात करूं तो सन 1327 एडी की घटना है ये सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, आइए बात करते हैं रीमार्क्स कॉइन। कैसा कॉइन्स? रीमार्क्स कॉइन, ऐसा मुद्रा का प्रचलन। हालांकि इसको अगर कहा जाए कि क्या यह एक नया प्रयोग था, बिल्कुल नया प्रयोग नहीं था। ईरान में भी, अरबियन और खाड़ी देशों में भी सुल्तानों ने, वहां के शाह ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और यह उनके रेवेन्यू को इंक्रीज किया, वह उनके रियासतों में काफी व्यवस्थित तरीके से विनिमय का माध्यम बना। सुल्तान ने भी इसका अनुसरण किया। सुल्तान ने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का प्लान करता है। कहा जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सुल्तान अपनी रियासत में राजकोष से चांदी के सिक्कों
चांदी के सिक्कों को बचाने के लिए, या फिर कह सकते हैं अपने यहां चांदी को बचाने के लिए, इस महंगी धातु को बचाने के लिए इसने तांबा और बेटा कांसा, तांबा कांसा को मिला करके एक रिमार्स कॉइन्स बनाया। सांकेतिक मुद्रा इसे कहा गया, सांकेतिक मुद्रा कहा गया। इसने सांकेतिक मुद्रा बनाया, ठीक है, अपने यहां चांदी को बचाने के लिए। यह योजना भी अमल में लाई गई। यहां भी एक बेटा गलती हो गई। इसने जब चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा और कांसे के सिक्कों का चलन शुरू किया, सांकेतिक मुद्रा को लाया सिस्टम में, तो इसने कुछ ऐसा रिमार्क्स नहीं लगाया, कुछ ऐसा मोहर और प्रतीक नहीं लगाया कि जो कि आम जनता को, जो कि इसकी प्रजा को वो मोहर लगाना मुश्किल होता। परिणाम स्वरूप परिणाम आपके सामने है। आपने सुना होगा, घर घर टटसालें बन गई। इब्ने बतूता लिखता है रेहला में, लोग काम धंधा छोड़ करके पैसा छापने लगे। भैया काम आदमी करता क्या है? पैसे के लिए। सीधा घर में खाना खाओ आराम से, बीबी बच्चे है ना, बाबू को सब बैठा करके शुरू का पैसा छाप, सब पैसा छापने लगे। घर घर टटसालें बन गई। आप देखोगे कि तांबे और कांसा का इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह उस पर इंडिकेट नहीं किया कि जो आम आवाम के लिए मुश्किल होता। टटसाल, जहां पे करेंसियां छपती हैं, टटसाल याद रखिएगा। अपने यहां भी चाहे देवास लीजिए चाहे महाराष्ट्र, करेंसियां छपती हैं, बड़े बड़े टटसाल हैं। चलिए, कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि कुछ समयोपरांत ही सेना से सिपाही गायब, अमीर सामंत गायब। इसके यहां कहा जाता है कि एक बार अपनी सल्तनत में विजिट करने निकला, घूमने निकला, तो देख रहा है कि बाजार से व्यापारी गायब। भैया कोई किसी भी चीज को क्यों बेचने आता है? पैसा के लिए। अगर वो अमाउंट सीधा अपने घर में छापा है तो कोई क्यों जाए? पता चला कि वैद्य गायब। कोई मरीज गया, साहब बड़ी समस्या है, डॉक्टर साहब बोले ना कल रात को 2 बोरा छाप लिए हैं, अब हम तुम्हें काहे देखें। व्यापारी बाजार से गायब। अराजकता फैल गई, समस्याएं फैल गई। किसान खेती नहीं करना चाहता, गेहूं बेचेगा पैसा पाएगा, सीधा पैसा बनाओ, गेहूं बेचने की पैदा करने की क्या जरूरत है। ऐसी स्थिति में जब तक सुल्तान को पता चलता, स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी, इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत नीचे गिर चुकी थी। सुल्तान ने तुरंत आदेश दिया कि सभी को इस सांकेतिक मुद्रा के बदले सभी को चांदी के सिक्के बंटवाओ। भैया अपनी आवाम को आदेश दिया कि चांदी के सिक्के राजकोष से सभी लोग ले जाएं। किसके बदले में? इस सांकेतिक मुद्रा के बदले में, इस सांकेतिक मुद्रा के बदले में। इसने आदेश दिया कि सभी लोग चांदी के सिक्के को राजकोष से लेकर के जाएं इस सांकेतिक मुद्रा के बदले में। कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, कहा जाता है कि लोग हाथी, घोड़ों और खच्चरों पर बोरी में भर भर के इस नकली करेंसी को, इस बनाए हुए सिक्कों को राजकोष में लेकर के देने लगे और उसके बदले में चांदी ले रहे हैं। इतिहासकारों ने लिखा है कि देखते देखते इस जाली करेंसियों का पहाड़ बन गया और उसके बदले में सब क्या ले गए? चांदी ले गए। और इस प्रकार सुल्तान की यह योजना भी बेटा क्या रही? सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। ठीक है,
क्या रही बेटा? असफल रही। यही वजह है कि जियाउद्दीन बर्नी ने इसे बुद्धिमत्तापूर्ण, मूर्ख और विवादित सुल्तान कहा है। जनता आवाम भी इसका खूब उपयोग करती थी। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा खास करके तीसरी इसकी योजना, और तीसरी योजना है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान। अब ये खुरासान अभियान आपको, ये अगली हेडिंग हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, खास करके खुरासान अभियान। जैसा कि आपको पता है कि खुरासान अभियान 1332 से 34, ये खुरासान अभियान की चर्चा होगी, ठीक है। और खुरासान अभियान अपने आप में काफी यूनिक है। तो बेटा सो मोस्ट इंपॉर्टेंस खास करके खुरासान अभियान। तो आपको अगली क्लास होगी खुरासान अभियान, किस प्रकार फारस के शाह पर उनके सहयोग से, ईरानियों के सहयोग से इन्होंने खुरासान अभियान की योजना बनाई। चलिए अगली क्लास में हम आपसे बात करते हैं खास करके खुरासान अभियान, और हमें उम्मीद है कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, बिल्कुल चीजें समझ में आई होंगी। वन लाइनर न करके चीजों को काफी यूनिक तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया, काफी कंटेंट को डेप्थ लेवल में अपडेट किया, ठीक है। आप इसका लाभ लीजिए और चीजों को एक बार दो बार सही से स्पष्ट तरीके से सुनिए, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। तो चलिए भैया, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद।